आज की कक्षा सर हेल्थ के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, कल से उस पर हम चर्चा कर रहे थे, हेल्थ की बात कर रहे थे। तो हेल्थ में सर क्या था, कहते डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हेल्थ पर बात की थी हमने। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हेल्थ की परिभाषा, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तीन एस्पेक्ट रखे गए हैं हेल्थ में, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, है ना। माने फिजिकल शारीरिक हो गया, मेंटल मानसिक हो गया, और सोशल सामाजिक हो गया। तीन ही एस्पेक्ट हैं, चौथा कोई नहीं है। तीन तो कई कई पुस्तकों में लिखा हुआ है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक है नहीं, ये ध्यान रखना, केवल तीन है। 7 अप्रैल 1948 की परिभाषा दी गई थी, वही सेम अभी डेफिनेशन के रूप में यही चीज है। नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। पूरी डेफिनेशन जरूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है आपके A&R के रूप में भी, और डायरेक्ट तो आपसे बनेगी बनेगी। आगे बात करें सर, नेक्स्ट जो है होलिस्टिक हेल्थ में कहते हैं पांचों अप्रोच आ गई थी, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये आ गई थी। इसके बाद में आती है स्वस्थ वृत्त की परिभाषा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदरणीय प्रिया शर्मा जी, स्वस्थ वृत्त की परिभाषा, सम दोष, सम अग्निश्च, सम धातु मलक क्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। कहते ये परिभाषा है स्वस्थ वृत्त के अनुसार, स्वास्थ्य की परिभाषा है सुश्रुत जी के अनुसार। पहली बात तो ये परिभाषा कहां से ली गई है, सुश्रुत संहिता से ली गई है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी, क्योंकि ये परिभाषा हेल्थ की है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो कहा गया है, कहते सबसे पहले सम दोष है। सम दोष, दोष कितने हैं, कहते दोष 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिए, यहीं से प्रश्न बन जाता है आप लोगों से। कहते दोष बता दो कौन से हैं। तो दोष जो है वात पित्त कफ है, 17 स्तंभ है। सर ऑब्वियस सी बात है, वात पित्त कफ जो है 3 दोष है, वात पित्त और कफ। कहते ये तीनों त्रिदोष कहलाते हैं, इन्हीं को हम त्रिदोष कहते हैं। इन्हीं तीनों को कहते सम रहना, बैलेंस स्टेट में रहना, कहते यही समदोष हो गया। ठीक है, समदोष है समा अग्निश्चय, और कहते सम अग्नि, मतलब अग्नियां भी कहते समान हो, सम सम प्लस अग्नि माने समाग्नि, सम अग्नि। सम अग्नि क्या है, कहते समान रूप से कहते सारी अग्नियां। कहते अग्नियां कितनी है, कहते अग्नियां कहते मुख्य रूप से 13 है, 13 अग्नियां। 13 के नाम पता होना चाहिए सर। कहते एक तो प्रमुख अग्नि जो है जठराग्नि है, जठराग्नि, ठीक है। 5 कहते भूत अग्नि है, भूत अग्नि। और कहते और क्या है, कहते 7 जो है कहते आपकी कौन सी है, 7 धात्वाग्नि, धातु अग्नि बोल देते हैं, अलग अलग बोल देते हैं, धातु अग्नि इकट्ठा बोलते हैं, धात्वाग्नि बोल देते हैं। ठीक है, ये है सर। टोटल कितनी होगी, 1 और 5 6 और 7 13। तो 5 भूत अग्नि कौन सी है, 5 भूतों की बात करें हम तो पंचभूत होते हैं सर, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। कहते आप जो भी खाएंगे ना, पंच महाभूतों को कहते कन्वर्जन करना ही करना है। एक्स्ट्रा अगर आकाश भूत ले लिया तो कहते उसका कन्वर्जन होगा वायु में, है ना। एक्स्ट्रा अग्नि ले लिया तो अग्नि को कन्वर्ट करने वाली है, कहते जल को पचाने वाली है, कहते एक अग्नि, एक पृथ्वी को पचाने वाली अग्नि। ऐसे करके कहते 5 भूतों के नाम से 5 अग्नियां हैं, इन्हीं के नाम से। जैसे आकाश के पीछे अग्नि, आकाश अग्नि, वायु अग्नि, अग्नि आग्नेय, है ना, जल अग्नि, पृथ्वी अग्नि, इन्हीं के नाम से कहते इन्हीं 5 पचाती, इसलिए कहते 5 भूत अग्नि, भूतों को पचाने वाली। फिर कहते 7 धातु अग्नि, धातुएं कितनी होती है, 7। सप्त धातु का कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में, कहते 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं होती है। इन 7 को कहते डाइजेस्ट करना है, तो इनके लिए कहते जब हम भोजन करते हैं ना, सबसे पहले दीपक सर, तो कहते सबसे पहले भोजन का रस बनता है, फिर उससे कहते रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, अथवा स्त्रियों में कहते रज बनता है। इस रूप में कहते ये धातु बनाई गई है, कहते 7, है ना, सीक्वेंस है। 8वीं धातु कहते एक और चीज होती है, कहते अष्टमी धातु। अगर बात करें 8वीं धातु, कहते शुक्र आदि का डाइजेशन अगर हो जाए ना पूरा प्रॉपर शरीर में, ब्रह्मचर्य आदि के कारण, कहते ओज की प्राप्ति होती है, शरीर में ओज आता है। 8वीं धातु, तो 8वीं धातु वैसे होती नहीं है, 7 ही मानते, बट कभी कभी अष्टमी का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि 8वीं धातु किसे स्वीकार किया गया है, हालांकि ये आपसे जब पूछा जाए कि योग में कितनी धातु है, तो आपसे उत्तर वही यही होगा कि 7 धातु। आयुर्वेद में या योग में 7 ही धातु है, योग क्योंकि आयुर्वेद का पूरक है, ठीक है, तो 7 ही धातु का कॉन्सेप्ट है। अगर एक्स्ट्रा पूछा जाए कहते बताओ इनमें से 8वीं धातु किसे संज्ञा प्राप्त है, तो वो ओज को प्राप्त है, 8वीं धातु की संज्ञा। ठीक है, डन सर। तो कहते इनके नाम से भी अग्नि होती है, जैसे रस को पचाने वाली रस अग्नि होगी, रक्त को पचाने वाली रक्ताग्नि होगी, मांस को पचाने वाली मांसाग्नि होगी, मेदाग्नि, अस्थियाग्नि, मज्जा अग्नि, शुक्र अग्नि या रज अग्नि, या सर इस तरीके से 7 को पचाने वाली अग्नियां होती है।
तो 7 तो धातुओं के नाम से 7 धातु अग्नि होगी और 5 भूत अग्नि होगी, 7 और 5 12 है, और एक सबसे प्रमुख जो है जठराग्नि। आपसे पूछा जाए कहते प्रमुख अग्नि कौन सी है, एकमात्र जठराग्नि, एकमात्र जठराग्नि। और जठराग्नि कहां रहती है, कहते पेट में। कहते अगर ये प्रमुख इसलिए, कहते अगर इसने अपना काम बंद कर दिया ना तो कहते ना तो शुरुआत में रस बन पाएगा, तो आगे बाकी की 7 अग्नियां काम ही नहीं करेंगी, और ना ही सर भूत, क्योंकि 5 भूत कहां होते हैं, हमारे शरीर में ही होते हैं, वो भी अपना कार्य किससे करते हैं, जठराग्नि की मदद से ही करते हैं। माने प्रमुख सबसे अग्नि है तो वो जठराग्नि ही है, जिसमें अगर प्राण की बात करें तो कौन सा होता है, समान प्राण, और एरिया की बात करें तो जो लगभग जठर वाला एरिया, मतलब क्षेत्र जो है हमारा, कौन सा, स्टमक, नाभि वाला जो एरिया है वो वाला एरिया कहलाता है जठराग्नि का मुख्य रूप से। ठीक है सर, तो समाग्नि होगी, कितने हुए, त्रिदोष, सम होना, सम अग्नि होना, सम धातु, कहते सारी धातुएं समान हो, और धातुएं कितनी होती है, कहते सर धातु तो अभी हमने बात की 7 होती है, सम धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, कहते ये 7 धातुएं। कभी कभी क्या होता है, बहुत सी बार हम सर भोजन बहुत अति करते तो मेद हमारे अंदर बढ़ सकता है, जिसको एडिपोज टिश्यू या वसा के रूप में हम जानते हैं, मोटापे के रूप में। कभी कभी सर हमारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके कारण सर लिक्विडिटी ज्यादा हो जाए शरीर में ना, जल तत्व ज्यादा बढ़ जाता है रस के रूप में, रक्त कभी कभी या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो कहते इन सभी का कहते बैलेंस होना बहुत जरूरी है, सभी धातुओं का सम मात्रा में, जितना आवश्यक है उतना ही, जिस शरीर में जितना आवश्यक है उतना, तो कहते तभी सम दोष, सम अग्नि, सम धातु और मल क्रिया। मल क्या होते हैं, मल, मल होता है सर जिसको हम निकालना चाहते हैं शरीर से, अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है। और ये कहते हैं मल जो है ना शरीर में नहीं होने चाहिए, एक अवधारणा है। मल कहते 3 प्रकार से है, 3 प्रकार के, 3 प्रकार से मल कौन कौन से कहते, एक तो कहते मल वो है जो शरीर में कहते यूरिन के रूप में, मल ठोस भाग होता है, स्टूल जिसको बोलते हैं, मूत्र के रूप में रहता है, एक यूरिन के रूप में लिक्विड पार्ट होता है जो, और एक स्वेद के रूप में रहता है, स्वेद के रूप में, ठीक है, स्वेद के रूप में पसीना। ये जो ठोस पार्ट होता है इस मल को, इसको हम क्या नाम दे देते होते हैं, एक पूरीश बोलते हैं, पूरीश, जो गुदा नाल से निकालते हैं, एनएस से निकालते हैं, जो मूत्र, स्वेद और पुरुष, कहते हैं ये 3 मल के प्रकार है। मल के 3 प्रकार कौन से, याद रखिए, ये तीनों शरीर में होने भी बहुत जरूरी है और शरीर से निकलने भी बहुत जरूरी है। माने आप इनसे केवल नफरत नहीं कर सकते कि ये कमजोरी का साधन है, ये हमारे शरीर में होने भी जरूरी है। इमेजिन कीजिए किसी को अगर लूज मोशन हो जाए बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होता है सर, एनएस से पूरा का पूरा जो भी अंदर था सब निकलने लगता है, और ये अगर मोशन जो है, लूज मोशन जो है लंबे टाइम तक चलता रहे, लंबे टाइम तक, मज्जा धातु है ना, मज्जा धातु का नाम है, जैसे अस्थि है ऐसी मज्जा धातु है, बोन मैरो होता है ना, मैरो के रूप में रहता है कुसुम गोस्वामी में। ओके, तो मूत्र, स्वेद और पुरुष 3 चीजें हैं। मल हो गया, मल 3 प्रकार से, मूत्र, स्वेद और पुरुष, ये तीनों कहते शरीर में होने भी बहुत जरूरी है और निकलने भी बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। एक्सेस मात्रा में हो जाए तो निकालने जरूरी है, अगर कम मात्रा में तो शरीर में होने जरूरी है सर। अगर किसी का इमेजिन करिए कहते लूज मोशन लग जाए और मल उसके कहते पूरा शरीर से निकल जाता है ना, या स्वेद सर पसीना जो है शरीर से ज्यादा निकलने लग जाए तो सर शरीर बदबूदार हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा, या यूरिन सर ज्यादा पास आउट होने लगे, सर किडनी फेल होने का खतरा है सर, कहते ठीक है। तो कहते सभी का एक निश्चित अनुपात में होना बहुत जरूरी है शरीर में, इसलिए कहा जाता है आयुर्वेद में मलो वै बलम, है ना, कहते मल ही बल है ना, मल ही बल है। एक स्टोरी आप लोगों को पता ही होगी वैसे, है ना, ज्योति बलारा मैम, कहते एक बार एक ऋषि थे, ऋषि थे, तो कहते उनके पुत्री थी, बहुत सुंदर कन्या थी, और उनसे किसी राजन को प्रेम हो जाता है, कहते अब हम शादी करेंगे इससे, है ना। तो राजा जाते ऋषिवर के पास, कहते हमें शादी करनी, कहते ठीक है, कहते राजन आप शादी को रहने दीजिए, आप राज्य चलाइए अच्छे से। कहते नहीं, आपकी पुत्री बहुत सुंदर है, मुझे शादी करनी है, और पुत्री भी चाहती है कि मुझे शादी नहीं करनी राजा से, तो अब क्या किया जाए, क्या क्या किया जाए इससे। कहते ऋषिवर ने एक उपाय खोजा, क्या किया, कहते हे राजा ठीक है, आप ऐसे करो, 15 दिन बाद में आ जाना, 10 दिन बाद में आ जाना, है ना, हम हाथ पीले कर देंगे लड़की के, हाँ रमन ड्यूटी में, ठीक है। तो बोल दिया, भेज दिया, कहते ठीक है। तो पुत्री को क्या किया, 15 दिन बाद में राजा फिर आते, कहते कहाँ है पुत्री, है ना, कहते जो जिससे मैं शादी करने लाऊं उसको, कहते ये रही पुत्री, है ना। वो बिल्कुल कमजोर सी थी, आंखों के नीचे काले घेरे, बिल्कुल ऐसे स्किन ढली ढली से, ऐसे बिल्कुल ही खराब सी हालत में, ठीक है। तो अमरीश गिरी सर फिर क्या हुआ, कहते ये नहीं, राजा कहता ये वाली पुत्री नहीं, वो वाली पुत्री लाओ जो बहुत सुंदर थी, जिसके साथ मैं शादी करना चाहता था, वो वाली। कहते राजन कहते मेरे ऋषिवर बोले, कहते मेरे एक ही पुत्री है और वो यही है,
है ना। कहते नहीं आप झूठ बोल रहे, दूसरी पुत्री। कहते वो तो सुंदर थी, ऐसे कैसे? कहते सुंदरता मैं दिखाता हूं तुम्हें। तो वो सुंदरता क्या हुआ कि उसने ऋषिवर ने मीठा सोडा दे दिया होगा, है ना, स्त्री उसको, पुत्री को, तो क्या वो मोशन लग गए? तो या फिर कोई ऐसी कोई चीज दे दी जिससे मोशन लगे, तो मोशन से क्या हुआ कि शरीर में जो है मल है पूरा सारा निष्कासित हो गया एनएस से, तो शरीर में कमजोरी आ जाती। जिसको इमेजिन देखिए, जिसको टीबी हो या दस्त लगे हो लंबे टाइम तक, तो उसका शरीर कितना कमजोर सा होता है, बिल्कुल ऐसे निठल्ला सा। तो कहते राजन को ले गए एक कोने में, कहते देखो सुंदरता ये रही, वो जिस सुंदरता की तुम बात कर रहे थे। तो सारी सारी सुंदरता कहां चलेगी? उसमें। और जब दस्त लग जाते हैं, पूरी तरह से मोशन लग जाता है, तो शरीर भी कमजोर हो जाता है। मतलब मोशन शरीर में अगर थोड़ा सा स्टूल जो है रहेगा, बल मल रहेगा, तो शरीर में बल भी तो रहेगा, है ना। अगर पूरा का पूरा एक पहलवान को मोशन लगा दीजिए, सर कमजोर हो जाएगा 2-4 दिन में। तो माने कहीं ना कहीं मल अपने बल का भी कार्य करता है। मल अपशिष्ट पदार्थ है, शरीर से निकालना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। परंतु यही मल शरीर में सर अपना, है ना, अपना शरीर के लिए बहुत लाभदायक है भी है। मलोवय बलम, ये संज्ञा भी दी जाती है। माने मल केवल आप नेगेटिव नकारात्मक शब्द में नहीं देख सकते कि मल है मतलब ये गलत ही है ना। पूरा का पूरा शरीर ही हमारा मलों का ढांचा है सर, वैसे देखा जाए तो। ठीक है, ओके। किसका मल सर? प्रकृति का मल, है ना। प्रकृति का अवशिष्ट पदार्थ ही तो, विकृति तो है 25 तत्वों के हिसाब से देखे तो अपेक्षाकृत। खैर, तो एक समझाना था मेरा उद्देश्य कि मल सर बल के रूप में भी कहा जाता है। मल मूत्र, मूत्र पुस्वेद और पुरुष, तीन चीजें मलों का प्रकार होते हैं। ये भी कहते हैं उचित मात्रा में शरीर में होने जरूरी है और नहीं भी होने इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके बल का कार्य करते हैं, आपकी सुंदरता का कार्य करते हैं, आपके शरीर को हष्ट-पुष्ट रखते हैं, इसीलिए। और कहते हैं ये निकालने इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये ज्यादा हो गए ना शरीर में, तो कहते हैं शरीर में विकृतियां पैदा हो जाएंगी फिर, है ना। तो इनको निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। ओके नवीन जी, ये कहीं लिखा नहीं था किसी शास्त्र में, ये मैंने स्टोरी बनाई अभी अभी। अच्छा राइटर हूं मैं, है ना, लिखी है। ठीक है कहाँ लिखा है नवीन जी, क्या बात करते हो आप गधे हो रखे हो आप ये कहीं लिखा होगा, कहीं पढ़ लिया होगा मैंने, है ना। अभी मुझे ध्यान नहीं है नवीन त्रिपाठी सर। ओके, तो मैं आगे चलता हूं। मल हो गया 3 प्रकार से। तो कहते हैं सम दोष है, सम अग्नि, सम धातु और मलक्रिय। कहते ये 3-4 चीजें कहते समान होनी चाहिए, न अधिक न कम। कहते ये सब समान होनी चाहिए, तब स्वास्थ्य कहलाएगा। और साथ में कहते प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन है, पंचकोश होते हैं। कहते मॉडर्न साइंस तो कहते हम शरीर की ही चिकित्सा करेंगे सीधा। थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज्यादा तो आओ टेबलेट ले लो और हम जो है ठीक कर देंगे, टेम्परेचर डाउन कर देंगे, यानी आपको फील नहीं होगा ना, ऐसे इस तरीके से। और थोड़ा बहुत मन तक भी पहुंच गया। परंतु हमारा एंशिएंट साइंस सर पंचकोशों की बात करता है। और पंचकोशों का वर्णन सर्वप्रथम किस उपनिषद में? सर्वप्रथम और अभी तक 18 उपनिषदों में से किस उपनिषद में सर पंचकोश? एकमात्र सर तैत्रीय उपनिषद में। तैत्रीय उपनिषद में शरीर कहते है मलों का ढांचा है सर। ठीक है, शरीर कहते पहला अन्नमय कोश के रूप में, दूसरा कहते मन प्राण प्राणमय कोश के रूप में, फिर मनोमय कोश के रूप में, फिर विज्ञानमय कोश के रूप में, फिर आनंदमय कोश के रूप में। 5 कहते कोश है सर, 5 आइटम्स है, कहते 5 आपके कोश है शरीर। ठीक है, पंचकोश की बात होती है। ठीक है, तो यहां पर पंचकोश कहते पांचों को साफ होने चाहिए आपके, एक में भी गड़बड़ है ना तो कहते दिक्कत है। अगर आप कहते पढ़ाई नहीं कर रहे, मैंने विज्ञान में कोश की प्रतिपूर्ति नहीं कर रहे, आप सोचने समझने में समर्थ नहीं है, आप प्राण में कोश की सफाई नहीं कर रहे कहते, तो इसका मतलब आप स्वस्थ में नहीं आएंगे। आनंद में कोश आत्मा से संबंधित है, माने एक तरह से मनो में इंद्रियों वाला पार्ट हो गया ना। तो हमारे ऋषि और क्या करें, सम दोष है, सम अग्निश, सम धातु मतलब क्रिय है, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन है। आत्मा माने आनंदमय कोश की बात कर दी, इंद्रिय विज्ञान में और मनोमय कोश के बीच का जो स्वरूप है मनोमय कोश, इनकी बात कर दी, मनोमय मन की बात कर दी, आत्म इंद्रिय मन। कहते आत्मा इंद्रियां और मन, कहते इन तीनों की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, संशय में नहीं होनी चाहिए। अगर संशय में है ना, हम डाउट करते कि हम इसको पढ़ने से है ना हमारा होगा या नहीं होगा, या है ना ओंकार आराधना से कहते ये होगा या नहीं, डाउट संशय की स्थिति है, माने मन प्रसन्न नहीं है, तो माने महर्षि सुश्रुत के अनुसार हम स्वस्थ नहीं कहलाते। महर्षि सुश्रुत ने स्वस्थ की परिभाषा क्या कही? कहते सम दोष है, 3 दोष सम हो, सम अग्नि 13 अग्नियां समान हो, सम मतलब बराबर मात्रा में, जितनी चाहिए उतनी, है ना। अब हर शरीर के लिए अलग अलग हो सकती है वो, एक बच्चे के लिए सम अग्नि की मात्रा अलग अलग हो सकती है, एक बूढ़े के लिए अलग हो सकती है वो मात्रा, और एक जवान जो सर बहुत ज्यादा कार्य करता है ना, फिजिकल वर्कआउट करता है, उसके लिए अलग मात्रा हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने सम लिख दिया, कोई वैल्यू निर्धारित नहीं की। ऐसे ही सम धातु मलक्रिय और प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, कहते ये जो है कहते क्या है, स्वस्थ की परिभाषा है। इसके अलावा स्वस्थ है ना
वही है कहते हैं जो जिसमें ये सारी चीजें, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो याद ध्यान रखिएगा पूनम मैम, यहाँ पर आनंदमय कोश मैंने समझाने के लिए आपको समझाया है। इसको जो है आप श्लोक आपको याद क्या करना है, ये समदोष समाग्नि समधातु मतलब क्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति भी धीयते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां का है, सुश्रुत संहिता का, सुश्रुत जी ने दिया था। आपसे ये श्लोक पूछा जाएगा, बहुत तरीकों से पूछा जाता है, अलग अलग तरीकों से, तो आपको याद होना चाहिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्वास्थ्य की परिभाषा में, है ना, सबसे बेस्ट। फिर आगे कहते हैं ये रोग होते हैं, रोग कैसे होते हैं, कहते हैं धी, धृति और स्मृति। कहते इन तीन चीजों का अपराध कहता कोई करेगा ना, धी मतलब कहते बुद्धि, माने बुद्धि का अपराध क्या है कि आप पठन पाठन नहीं कर रहे। कहते अगर आप अपने मानसिक सद्वृत्त का पालन नहीं करें, कुसुम गोस्वामी में मानसिक सद्वृत्त, है ना, कभी कभी है ना किसी के सामने जानबूझ करके, मेरे साथ तो बच्चों की डील होती रहती है, देखो बहुत सारी दुनिया भर की, है ना, हमारे घर में सब कुछ है सर भगवान का दिया हुआ, कहते ठीक है, पर हम सर वैसे गरीब हैं, है ना, ऐसी फीलिंग शो करते हैं। तो वो चीज आप सोचते हैं कि सर ये कहने में गया और निकल गया, ये बहुत लंबे टाइम तक आपके पीछे जाएगी। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा था चौथे अध्याय में, कहते वासनाएं जो होती है ना, वासनाएं कहते आपकी ये दिखने में ऐसा लग सकता है कि जो अपना क्या कहते हैं उसको, क्या कहा गया था, जाति लक्षण देश, कहते इस जाति लक्षण और काल के अनुसार कहते आपको जो है ये भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु कहते एक ही होती है, जाति देश काल के अनुसार कहते अलग अलग होती है, परंतु स्मृति और संस्कार के अनुसार कहते एक ही होती है ना। ये आपकी किस्मत बन जाती है, जो भी आप करते हैं फिर एक्टिविटीज, जिस तरीके का बिहेव रखते हैं ना जानबूझ करके बिना जाने, तो वो चीजें आपकी किस्मत में कन्वर्ट होने लगती है, फिर वो जिसको आप भाग्य बोलते हैं फिर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो कोई भी काम कर लूं मेरा तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो वो कहते हैं आपके उल्टे सीधे सारे कामों का नतीजा है, वो आपके अंदर बैठ चुकी है स्मृति और संस्कार के रूप में। अब वो जाति लक्षण और काल के अनुसार तो अलग अलग अंतर दिख सकता है उसमें कि मैंने ऐसा काम तो कभी गलत किया ही नहीं, मेरे साथ ऐसे वाला गलत क्यों हो रहा है, तो कहते ऐसे दिखने में फीलिंग में अलग अलग हो सकती है, बट क्योंकि संस्कार ऐसे बने हुए तो कहते रिजल्ट तो ऐसा ही मिलेगा हर काम में। फिर थोड़ा ध्यान रखा करो इन चीजों का, है ना, सही काम करना है तो कहते ध्यान रखो इन चीजों का, बहुत इफेक्ट करती है। बाकी देखो किसको समझ में आती है बात मेरी। धी, धृति और स्मृति, धी मतलब बुद्धि, धैर्य धृति धैर्य, और स्मृति स्मरण शक्ति, मतलब आपने जो सर आपके गलत आदि कार्य किए थे उनसे स्मृति है, आपके अंदर स्मरण है ना, तो स्मरण शक्ति बनाए रखे, मतलब एक तरह स्मृति। धी, धृति और स्मृति कहते इन तीनों से कहते जो अपराध, प्रज्ञा के तीनों भेद है, प्रज्ञा के भेद बताए गए, प्रज्ञा के भेद तीन है, धी, धृति, स्मृति। इनका जो अपराध करेगा, मतलब बुद्धि है, बुद्धि का अपराध क्या है, आपने कुछ गलत निर्णय लिया सर, ऑब्वियस बात आपको सजा मिलेगी, स्वास्थ्य के रूप में मिल सकती है, या आपको चोट लग सकती है, या फिर बुद्धि का अपराध किया आपने, गलत सर किसी के लिए सोचा तो सर आपकी मानसिक अवस्था वैसे हो जाएगी, डिप्रेशन वगैरह वैसे ही आएगा। धैर्य सर, आपने किसी चीज को करते समय धैर्य नहीं रखा, है ना, अभ्यास करते समय धैर्य नहीं रखा, सर मैं 5 दिन प्रैक्टिस करूंगा और चाहता हूं कि मेरा सिर सारे रोग ठीक हो जाए, धैर्य नहीं है तो सर आपके रोग फिर बढ़ जाएंगे। तो धैर्य रखना जरूरी होता है सर हर काम में, हर जगह पर। स्मृति सर कि आपके सामने जो भी अच्छे या बुरी चीजें हुई थी, या दूसरों के साथ आपकी नजर में बुरी चीज हुई, उससे आप स्मरण नहीं रख पाए, है ना, ध्यान रख करके आपने वो है जो कार्य नहीं किया, तो कहते उससे भी कहते ये प्रज्ञा के अपराध है ये। और जो प्रज्ञा का अपराध करेगा ना, प्रज्ञा अपराधम सर्वरोगाणाम मूल कारणम, कहते प्रज्ञा का जो अपराध करेगा, प्रज्ञा अपराधो ही सर्वरोगाणाम मूल कारणम, प्रज्ञा अपराध ही क्या है, सभी रोगों का मूल कारण है। माने धी, धृति और स्मृति ये प्रज्ञा के 3 प्रकार हैं, और इनको कहते जिसने भ्रष्ट कर लिया, इनको जिन्होंने खराब कर लिया, उसको कहते अशुभ कर्म होंगे, उससे अशुभ कर्म होंगे तो सर शारीरिक और मानसिक दोष अपने आप होते हैं, या तो मानसिक होंगे तो अपने आप शरीर में दिखते जाएंगे, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, अशुभ कर्मों को कहते प्रज्ञा अपराध कहा गया है, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, जिस दिन समझ में आएगी ना उस दिन चुपचाप, है ना, सही हो जाओगे आप। ठीक है, प्रज्ञा अपराध कहते सभी रोगों का मूल कारण है, ये हम जानते ही हैं। और इसके साथ में अगर कोई विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है, यदि आप भी हमें नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा फीस स्ट्रक्चर है 12,000 रुपए फॉर एक साल, ओनली 1 ईयर के लिए है। ये केवल और केवल पेपर 2 योगा होगा, इसमें ओनली पेपर 2 योगा। इसमें आपको 5 चीजें प्रोवाइड करवाएंगे हम, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो एक ही बार में आपको मिल जाएगा, जिसमें स्पेशल रिकॉर्डिंग हम बोलते हैं यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 सारे के सारे यूनिट्स आपको एक ही बार में मिल जाते हैं। इसी के साथ में हम डेली लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं। अगर आप बिजी हैं, आपका शेड्यूल बिजी है, लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं, तो लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करवा देते हैं, उसको फिर एप्लीकेशन पर आप जब चाहें, जब आपके पास सूटेबल टाइम है तब देख सकते हैं। इसके साथ में हम पर डे जो है क्विजेस करते हैं, डेली जो टॉपिक होता है यूनिट वाइज टॉपिक वाइज हम क्विजेस करवाते हैं बच्चों को, ताकि आप
अपने आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना पढ़ पा रहे हैं, उसका आपकी स्कोरिंग बनती रहती है डेली एप्लीकेशन पर। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डेप्थ एनालिसिस, सारे के सारे आज तक जितने भी योग के पेपर हुए वो सारे के सारे आपको हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाते हैं। 12,000 रुपए पेपर 2 योगा के लिए 1 साल के लिए, ये फी स्ट्रक्चर है। यदि आप पेपर 1 भी करना चाहते हैं तो ये सेम फीचर्स के साथ में हम पेपर 1 भी करवाते हैं। पेपर 1 जो कि जनरल एप्टीट्यूड होता है, वो भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ओनली पेपर 2 पर फोकस करते हैं कि हम तो ये कर लेंगे हो जाएगा, पेपर 1 को छेड़ते ही नहीं है। तो पेपर 1 को भी कसर करना जरूरी होता है। तो पेपर 1 को भी जो करना चाहते हैं तो हम पेपर 1 में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस है 1 साल के लिए 5,000 रुपए। पेपर 1 की फीस जो है 5,000 रुपए है फॉर 1 ईयर। ये सेम सारी चीजें उसमें भी मिलती है आपको। तो यदि आप करना चाहते हैं तो आप जल्दी कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जल्दी होने वाला है। और कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि नहीं सर मैं अगली बार तैयारी करूंगा, उससे अगली बार तैयारी करूंगा, तो देखो दोस्तों, ऐसा अगली बार, इस बार मेरी समस्याएं ज्यादा है, अगली बार शायद समस्या नहीं होगी तो मैं अच्छी तैयारी करूंगा। आपकी समस्याएं अगर आप जिंदा हैं तो कभी खत्म नहीं होने वाली, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अगर इस बार समस्या, इस बार तैयारी नहीं कर पा रही तो अगली बार भी गारंटी है कोई नई समस्या आ जाएगी, तैयारी नहीं कर पाओगे। तो समस्याएं सबके जीवन में होती हैं, बट उनको हमें किसी ना किसी तरीके से टैकल करना होता है, डील करना होता है, वो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके साथ साथ हमें आगे बढ़ना होता है। तो आगे अगर बढ़ना है, अगर आपने सोचा है कि मुझे JRF करना है तो जल्दी कीजिए। और हमारी एप्लीकेशन आप एक्यूरेट योगा गूगल प्ले स्टोर से, इसी नाम से है, एक्यूरेट योगा के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जल्दी से अपना रिजल्ट जरूर शेयर करें, PDF एंड डेट ऑफ बर्थ जरूर शेयर कर दें, ताकि हम जल्दी से रिजल्ट बना लें। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। और यदि आपको YouTube पर पढ़ना पसंद तो आप YouTube पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर ज्वाइन बटन दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अथवा आप जो है YouTube पर जो वीडियोस है उनको देखते रहिए। अगर वो वीडियोस पसंद आती हैं, आपका मन है कि मुझे कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप वहां से कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का। और बेल आइकन जरूर दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो भी हम वीडियो डालते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, अपडेट्स आपको मिलते रहे हमेशा ही, किसी भी अपडेट से मिस न हो। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सबका।